काली बहू का काला नसीब। अरे रूपा बहू, कहाँ पर हो तुम? अभी तक जाने के लिए तैयार ही नहीं हुई हो। देखो हम लोग पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, जल्दी से आ जाओ। रूपा तैयार होकर राजवती के पास आ जाती है, जिसके बाद वह राजवती से कहती है, अरे माँ जी, आप तो जानती ही हो अब मैं इतनी खूबसूरत हूँ, सुंदर गोरी हूँ, तो मुझे तैयार होने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। आपकी इस बदसूरत बहू की तरह तो नहीं हूँ जिसका रंग काला और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। अरे बहू, तुझे कितनी बार समझाया है, अपनी देवरानी के बारे में इतना बुरा भला मत कहा कर, उसे बुरा लगता होगा। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा रंग सांवला है, इसे कोई बदल तो नहीं सकता। जेठानी जी बिल्कुल सही कहती हैं, मैं उनकी तरह बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। लेकिन सलोनी, तुम बहुत समझदार और सुलझी हुई हो। तुम्हारी जितनी समझदार औरत इस दुनिया में कोई नहीं देखी मैंने आज तक, और मेरे लिए इतना ही काफी है। सलोनी और राजेश का ये प्यार रूपा को बिल्कुल भी रास नहीं आता। वो हमेशा अपनी खूबसूरती और गोरेपन के चलते बेचारी सलोनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती। ऐसे ही जब देखो वह सलोनी को ताने भी दिया करती। तुम्हें पता है, उमेश जी मेरे लिए बहुत सुंदर और प्यारी साड़ी लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोगों को मेरी सहेली की शादी में जाना है। वैसे कितने समय से मैंने तुम्हें कोई नई साड़ी पहनते हुए नहीं देखा। क्या हुआ राजेश, तुम्हें कोई साड़ी नहीं दिलाते हैं क्या? अरे दिलाते हैं ना, बस मैं ही मना कर देती हूँ। जरूरत ही क्या है इतना खर्चा करने की, मेरे पास जो साड़ियाँ हैं वही मेरे लिए काफी हैं। हाँ वैसे भी तुम नई साड़ी लेकर करोगी भी क्या? आजकल तो ट्रेंडिंग में बहुत लाइट कलर चल रहे हैं और तुम्हारे ऊपर इतने हल्के रंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा रंग काला है ना, और काले रंग पर तो हल्के रंग के कपड़े बहुत ही बुरे लगते हैं। ऐसा किसने कहा कि काले रंग पर हल्के रंग के कपड़े बुरे लगते हैं? मेरे हिसाब से तो काले लोग हल्के रंग के कपड़े पहनकर ही अच्छे दिखते हैं, क्योंकि उनमें और कपड़ों का रंग अलग ही नजर आता है। ऐसा कहकर सलोनी घर के बाकी के काम करने चली जाती है, जिसके बाद रूपा कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे वह बेचारी सलोनी को नीचा दिखाने में पीछे रह जाए। एक दिन राजेश सलोनी और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। इस मीटिंग के बाद मेरी और सलोनी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अगर मेरा काम उन्हें अच्छा लगा तो मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं एक मैनेजर की पोस्ट पर आ जाऊंगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटा, तू सदा फूले फले और जिंदगी में कामयाबी की मंजिलें चूमे। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, मुझे जाने के लिए देरी हो रही है। सलोनी, मुझे मेरी घड़ी लाकर दे दो। सलोनी राजेश को घड़ी लाकर दे देती है, जिसके बाद राजेश घर से निकल जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम के वक्त उमेश अपनी ड्यूटी से वापस आता है और अपनी माँ को गले से लगाकर कहता है, अरे माँ, मुबारक हो, मुझे प्रमोशन मिल गया है और अब मैं एक बहुत बड़ी एम्बिशियस कंपनी के लिए काम करूंगा। अरे आपका बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी को संभालने जा रहा है। पता है कि मेरे दोनों बेटों की किस्मत चमक गई है। आज राजेश भी बहुत अच्छी मीटिंग के लिए गया है, भगवान करे उसका भी सब कुछ अच्छा ही हो जाए। अरे माँ जी, हमेशा अच्छा वक्त ही थोड़ी चलता है, बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है, कभी भी इस जीवन में कुछ भी हो सकता है। अरे रूपा बहू, तू अपने मुंह से कभी कुछ सही नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोल, सब कुछ अच्छा ही होगा, देखना। वह सभी राजेश के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी अचानक से फोन के ऊपर एक कॉल आती है। मैं देखकर आती हूँ फोन पर कौन है। सलोनी जैसे ही फोन उठाती है, फोन की दूसरी तरफ से एक हॉस्पिटल के अंदर से नर्स बात कर रही होती है। क्या मेरी बात राजेश की वाइफ सलोनी से हो रही है? दरअसल ये बताते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन एक हादसे के दौरान आपके पति को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। आप डेड बॉडी हॉस्पिटल से आकर ले जाइएगा। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता और वह फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? एक ही तो उम्मीद थी जिंदगी की, वो भी तूने मुझसे छीन ली। मेरे पति के अलावा कौन था जो मुझे समझ पाता था? अब मैं अपनी परेशानियां किसे बताऊंगी? कौन मुझे सुनेगा? किसके साथ अपना दुख दर्द बांटूंगी? सलोनी अपने घर के सभी सदस्यों को इस बात के बारे में बताती है। सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद उमेश हॉस्पिटल से जाकर अपने भाई की लाश ले आता है। राजवती और सलोनी फूट फूट कर रो रही थीं कि तभी रूपा कहती है, अरे पता नहीं इस काली कलूटी की कितनी काली किस्मत है, जो इसकी काली किस्मत की वजह से मेरा देवर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस जैसी काली कलूटी को तो इस घर से निकाल ही देना चाहिए।
जेठानी जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? यहाँ मेरा पति मेरा सुहाग उजड़ गया है और आपको मेरे काले रंग पर ताने देने की पड़ी। अरे कुछ तो शर्म करो। एक तो तू काली, ऊपर से तेरी काली किस्मत। अरे तेरी इस काली किस्मत ने मेरे बेटे राजेश को कहीं का नहीं छोड़ा। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो ऊपर वाले का लेखा जोखा है जो हमारे साथ हुआ, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। उस दिन के बाद से सलोनी की किस्मत सच में बहुत ही बुरी तरह पलट जाती है, क्योंकि अब उसके ऊपर एक नहीं बल्कि दो अत्याचार करने वाली होती है। पहले तो उसकी जेठानी और अब दूसरी उसकी सास, दोनों ही मिलकर सलोनी को सुबह शाम ताने देना शुरू कर देती हैं। एक दिन राजवती सलोनी का नाम पुकारते हुए गुस्से से कहती है, अरे सलोनी, सलोनी, अरे कहाँ मर गई? तू जल्दी से यहाँ आ जाओ। देवघर की क्या दुर्दशा हो रखी है, क्या तुझे जरा भी काम दिखाई नहीं देता? माँ जी, मैं रसोई में काम कर रही थी, बस थोड़ी देर रुक जाइए, अभी पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर देती हूँ। काली कलूटी, कल मुँही करम जली कहेंगी, जब देखो बहाने ढूंढती रहती है। अरे मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाकर ही रहेगी? सुबह शाम बस तुझे तेरा ऊपर झीकना ही पड़ता है, कोई काम तरीके से नहीं करती है। अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर बेचारी सलोनी रसोई में चुपचाप खाना बनाने लगती है, जिसके बाद वह घर की साफ सफाई भी करती है और सबके गंदे कपड़े भी धोती है। उसकी काली किस्मत उसके काले रंग की तरह दिन प्रतिदिन ढलने लगती है। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? काश सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। राजेश जी, आप अपने साथ मुझे क्यों नहीं लेकर गए? क्यों मुझे इस दुनिया के पास छोड़ दिया जो मुझे दिन रात ताने सुना सुना कर ही मार रही है? मैं इस घर में। सलोनी अपनी किस्मत को रो रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है, जिसके चलते वह दरवाजा खोलने पहुंच जाती है। दरवाजे के बाहर एक सूट बूट पहनकर एक आदमी खड़ा होता है। क्या आप ही राजेश जी की पत्नी हो? दरअसल बात यह है कि जिस बिजनेस में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो अब जोरों शोरों से चल रहा है और उस बिजनेस के चलते कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। राजेश जी ने उस कंपनी के कुछ शेयर खरीदे हुए थे, जिसका ये चेक आया है। ये चेक सलोनी के नाम पर है। सलोनी तो मैं ही हूँ। वह आदमी सलोनी के हाथ में चेक रख देता है। उस चेक की कीमत पूरे 20 लाख रुपए होती है। इतनी बड़ी कीमत सलोनी ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी होती है। सलोनी उन पैसों का सही जगह इस्तेमाल करती है और अपना एक बिजनेस खोल लेती है, जिसके चलते वह अच्छा खासा कमाने लगती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगता है और वहीं दूसरी तरफ उमेश को उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसके बाद राजवती और रूपा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दोनों सलोनी से माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दो सलोनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा, लेकिन कभी तुमने कोई शिकायत नहीं की। मुझे भी माफ कर देना बहू। राजेश के जाने के बाद ने उसकी मौत का सारा कारण तो मैंने तुझे ही बना दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सलोनी अपनी जेठानी और अपनी सास दोनों को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। झुमरू नामक एक घना और बड़ा जंगल था, जहां पास ही में सोनपुर नामक गांव था। उस गांव के लोग अक्सर जंगल में जाकर लजीज फलों का सेवन करते थे। दरअसल उस घने जंगल में कई तरह के फलों के पेड़ थे, या यूं कहो कि एक बगीचा था। उसी से थोड़ी दूर एक गुफा थी, जहां चुड़ैल कई वर्षों से सो रही थी। अचानक से भूकंप आने पर अपनी नींद से जाग जाती है और चिंघाड़ते हुए कहती है, ओह, ये नींद कैसे खुल गई? चट्टान गिरी है लगता है, भूकंप आया था इसीलिए मैं हिलकर जाग गई। लेकिन अचानक से मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? लगता है बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। कुछ अच्छा सा खाना खाने का मन हो रहा है। चलो इस गुफा से बाहर चलती हूँ। ऐसा कहकर अपने जादू से गिरी हुई चट्टान को वो हटाती है, बाहर निकल कर आती है और कहती है, ये क्या, यहाँ तो सिर्फ घास फूस ही है। मुझे खून पीने की तलब हो रही है, ताजा खून चाहिए मुझे। हा। अपनी नाक से सूंघते हुए वो जंगल के बीचों बीच आ जाती है, जहां 2-4 लोग फल तोड़ रहे थे। वो जल्दी से एक आदमी की गर्दन दबोच लेती है और उसका खून पीकर कहती है, आहा, सारा मूड खराब कर दिया। तौबा तौबा, मुझे तो खून पीने की इतनी तलब थी, लेकिन मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब मुझे कुछ और इससे भी ज्यादा लजीज चाहिए। क्यों ना मैं इन फलों को तोड़ूं? वो जैसे ही केले के पेड़ के पास जाती है तो 2 आदमी वहां से पहले ही चले जाते हैं, पर एक आदमी चुड़ैल को देख लेता है और कहता है,
चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। तुझे पकड़ा ही नहीं मैंने, जा चला जा। अब तुम्हारे खून में वो बात नहीं, पक गई हूँ मैं इससे, अब कुछ और खाऊंगी। ये सुनते ही वो आदमी अपने तोड़े हुए फल छोड़कर वहां से भाग जाता है। तभी चुड़ैल अमरूद को खाकर कहती है, अमरूद ये भी अच्छा नहीं है, अब ये खाती हूँ। आए हाय, ये केला भी अच्छा नहीं है। 2-4 फलों को चखने के बाद चुड़ैल पेड़ पर चढ़कर आम खाती है और उसे भी खाकर मुंह बनाते हुए कहती है, ये भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। इतने सारे फल हैं, मुझे कुछ और भी रसीला और अच्छा सा खाना है। क्या खाऊं? मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या मेरे लायक यहाँ कुछ भी नहीं है? मुझे तो इंसानों का खून भी रास नहीं आ रहा अब। बेचैन हालत में थोड़ा 2-4 कदम आगे बढ़ती है कि उसे पेड़ पर चमकते हुए लाल कलर के अनार लटके हुए दिखाई देते हैं। उसे देखकर वो कहती है, ये क्या है? ये तो अभी तक मैंने ट्राई ही नहीं किया, क्यों ना मैं इसी को ही खा लूं। चुड़ैल अनार के पेड़ पर लपक कर बैठ जाती है और अनार को तोड़कर जैसे ही खाती है तो कहती है, आहा, है ना रसीला। इतने सारे लाल दानों से भरा हुआ ये अनार कितना अच्छा है, मुझे तो पसंद आ गया। ये खूब सारे खाऊंगी। मजा आ गया, पेट नहीं भर रहा और खाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पेड़ पर बैठी बैठी एक एक करके अनार को तोड़कर बड़े चाव से खाई जा रही थी। पेट न भरने पर वो और तोड़कर खाती है, जिसमें से आगे पेड़ के अनार यूं ही गायब हो जाते हैं और वो कहती है, अगर मैं यूं ही पेड़ से अनार खाती रही तो ये पेड़ 2 दिन में ही खाली कर दूंगी। मुझे इसका ऐसा कोई इलाज करना होगा कि मुझे अनार खाने को भी मिल जाए और मेरे अनार खत्म भी ना हो। पेट भरने के बाद अनार के पेड़ के बारे में सोचने लगती है कि कैसे उसके अनार खत्म ना हो। कभी जंगल में चक्कर काटती है तो कभी गुफा में चक्कर काटती है। घूमते घूमते उसे गांव के 2-4 लोग दिखते हैं। फलों के बगीचे से फलों को तोड़ने आए थे वो। अरे केले बहुत ऊंची जगह पर हैं, मुझे तोड़ना पड़ेगा। अरे शामू, जरा मेरी मदद करवा यार। हाँ हाँ कर दूंगा, पहले मैं अनार तोड़ लूं। अनार के दाम ज्यादा हैं, पर अनार बहुत कम लग रहे हैं। एक तो 2 ही पेड़ हैं, अनार की कैसे बिक्री करूंगा? अरे हो सकता है कुछ लोग यहाँ आकर फल खाने लग गए हों। यार एक अनार देना, तोड़कर भूख लगी है। क्यों, तू संतरा तोड़ रहा है? वही खा ले। अरे यार ये खाने का मन नहीं है अभी। ले खा। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? शामू तेरे चक्कर में बैठा हूँ, जल्दी काम कर, फल की रेडी भी लगानी है मुझे। हाँ बिल्कुल आता हूँ। ये सब होता हुआ चुड़ैल देख लेती है और कहती है, क्या करूं जो ये मेरे अनार को ना खा सके? क्या करूं? आइडिया, क्यों ना इन लोगों को ये अनार बनाकर अपने अनार के पेड़ पर लगा दूं, जिससे मेरे अनार खत्म नहीं होंगे और जो भी इंसान आएगा उन्हें अनार बना दूंगी। तभी चुड़ैल उनके सामने आकर कहती है, बहुत पल के मजे ले लिए तुम सबने, अब तुम्हारी बारी है अनार बनने की। अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अरे भागो भागो, चुड़ैल आ गई। तुम्हारा मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये कहते ही चुड़ैल उन लोगों को अपने जादू से अनार बनाकर अनार के पेड़ पर लगा देती है। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इस तरह मैं अपने अनार के पेड़ की शोभा बढ़ाऊंगी। इन लोगों को अनार बनाकर। इस प्रकार कोई भी चुड़ैल के दोनों अनार के पेड़ों के पास आता तो चुड़ैल उन्हें अनार बनाकर उसी पेड़ पर लटका दिया करती थी। साथ ही भूख लगने पर उन अनारों को खा जाया करती थी। बस मैं और मेरे अनार का पेड़, और मुझे क्या ही चाहिए। चुड़ैल लोगों को अनार बनाकर बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। वहीं एक दिन अनार बने हुए लोग चिल्ला रहे थे, अरे बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम यहाँ अनार बन गए हैं, हमें बचाओ। अरे मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे वापस इंसान बनाओ, बचाओ कोई। पास से गुजरते ब्राह्मण को उन अनारों की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है, लगता है कोई विकट परिस्थिति में है और बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है, मुझे जाकर देखना होगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण उस अनार के पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही एक अनार तोड़ता है तो उसे कुछ अजीब सा आभास होता है।
वो अपनी आंखें बंद कर दिव्य दृष्टि से अनार बने हुए लोगों के बारे में पता लगा लेता है और एकदम से आंखें खोलकर कहता है, ये क्या, इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे इन्हें बचाना होगा। तभी पेड़ पर बैठी चुड़ैल ब्राह्मण से कहती है, ए छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मेरे अनार को। अगर तूने खाया तो बहुत बुरा होगा। ये अनार सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे बुड्ढे। कैसी चुड़ैल है, शर्म नहीं आती, लोगों को अनार बना रखा है। इन्हें रिहा कर, वरना मुझे अपना तरीका भी आता है। नहीं करूंगी। बोल क्या करेगा? दम है तो मैदान में आ जाओ। ऐसी बात है तो आ जा। पेड़ के ऊपर क्या लटकी है अनारों की तरह? मैं तो मैदान में ही हूँ। तभी चुड़ैल अपने जादू से ब्राह्मण पर वार करती है, पर ब्राह्मण को कुछ नहीं होता। फिर ब्राह्मण अपने वार चुड़ैल पर करता है और वो बहुत दूर जाकर गिरती है। फिर चुड़ैल कहती है, लगता है तुझ पर ज्यादा ही शक्तियां हैं। फिर तू मेरे टक्कर का है, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। कई विद्या सिद्धियां शक्तियां प्राप्त हैं मुझे। तभी चुड़ैल और ब्राह्मण में एक के बाद एक वार का घमासान युद्ध होने लगता है, जिसमें ब्राह्मण चुड़ैल को पछाड़ देता है और अपनी शक्तियों से उसका अंत कर देता है। उसके जाते ही ब्राह्मण अपनी दिव्य शक्तियों से अनार के पेड़ पर लटके लोगों को वो वापस इंसान बना देता है, जिसके बाद सभी लोग उसके आगे झुककर प्रणाम करते हैं। अरे शुक्रिया साधु महाराज, आपने हमारी जान बचा ली। आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। चिंता मत करो, उस चुड़ैल का मैंने खात्मा कर दिया है। अब इस जंगल में और इन फलों पर उसका कोई साया नहीं है। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौटकर अपने पुराने कामों में लग जाते हैं और खुशी खुशी अनार खाते हैं और साधु महाराज तपस्या में लीन हो जाते हैं। मैं राका भूत की 5 चुड़ैल बेटियां थी, सुधा, रागिनी, चांदनी, मेनका, कीर्ति, जिन्हें अपने लोग की चुड़ैलों की स्कूटी देखकर स्कूटी का शौक चढ़ जाता है। उसका पिता राका और मां अंजना बहुत गरीब थे, जो मजदूरी का काम किया करते थे। तभी कॉलेज से आकर 5 चुड़ैल बहनें दूसरों की मक्खन जैसी स्कूटी देखकर कहती हैं, अरे वाह, क्या स्कूटी मक्खन के माफिक चल रही है। दे अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी स्कूटी चलाऊं। पिताजी को बोलो ना कि वह स्कूटी खरीद लें। तुम्हें पता भी है स्कूटी कितने की आती है? 50,000 की। हमारे पापा कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी स्कूटी के पैसे नहीं जुटा पाएंगे। अगर वह स्कूटी के पैसे नहीं जुटा सकते तो हम 5 तो इतनी बड़ी हैं कि पार्ट टाइम जॉब करके भी पैसा इकट्ठा करें तो एक स्कूटी खरीद ही लेंगे। हाँ, फिर से बारी बारी चलाएंगे बिना लड़े। ठीक है तो डन। हम 5 बहनें मेहनत करके स्कूटी खरीदेंगे और माँ मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे। उससे हम माँ को बाजार ले जा सकते हैं, पापा को काम पर छोड़ सकते हैं और हम भी तो कॉलेज जा सकते हैं। ठीक है तो हम काम ढूंढते हैं। 5 चुड़ैल बहनें स्कूटी खरीदने के लिए पार्ट टाइम काम ढूंढ लेती हैं, जहां 2 चुड़ैल बहनों को एक भूतिया स्टोर पर स्टाफ गर्ल का काम मिलता है। 3 चुड़ैल बहनों को रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने का काम मिलता है। 5 चुड़ैलें पहले दिन लेट आती हैं, तभी उनकी माँ अंजना चुड़ैल कहती है, अरे सुधा, रागिनी, चांदनी, मेनका, कीर्ति, तुम 5 कहाँ थी? लेट क्यों आई हो? जरा देखो रात के 9 बज रहे हैं। माँ, हाँ हमारी कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, जिस कारण हम कुछ समय तक इतने ही बजे आया करेंगी। अच्छा ठीक है। माँ, आपने क्या बनाया है? खाना दे दो जरा। तुम तो जानती हो घर की क्या स्थिति चल रही है। तुम्हारे पिताजी को पगार नहीं दे रहे हैं 1 महीने से, तो खाने में बस रोटी और प्याज है। तुम्हें ऐसे ही खाकर काम चलाना पड़ेगा। ठीक है माँ, हम ऐसे ही अपना गुजारा कर लेंगे। इस तरह 5 चुड़ैल बहनें मेहनत से पार्ट टाइम जॉब करती हैं, जिसके 1 महीने बाद उन्हें अपनी सैलरी मिल जाती है और वो गिनकर कहती हैं, मुझे तो 4,000 मिले। तुम चारों को कितने मिले हैं? हमें तो 5,000 मिले हैं चारों को। तो टोटल हुआ 24,000। अभी तो बहुत पैसे कम है स्कूटी खरीदने के लिए। हमें 2 महीने और अच्छे से काम करना होगा और हमारे घर में कुछ नहीं है। हमें माँ को भी पैसे देने चाहिए। लेकिन फिर माँ को पता चला तो पिताजी को भी पता चलेगा और फिर वो हमें डांटेंगे। कोई बात नहीं, हम झूठ बोलकर पैसा दे देंगे। इस तरह 5 चुड़ैल बहनें झूठ बोलकर घर का कुछ खर्चा उठा रही थी। 2 महीने बाद वो एक स्कूटी खरीदकर घर में ले आती हैं। ये देखकर राका बोलता है, बच्चों,
इतनी महंगी स्कूटी तुम्हारे पास कहाँ से आई, बताओ मुझे। पिताजी वो हम पांचों बहनों ने पार्ट टाइम जॉब करके खरीदी है, आपसे हम कह नहीं सकते थे क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे और हमें ये चाहिए था, इसलिए हमने स्कूटी को खरीद लिया और आपने इतना पढ़ाया लिखाया कि अब हम काम कर सकती हैं। इसका मतलब जो तुम राशन लाने के लिए पैसे दे रही थी वो तुम खुद कमा रही थी? हाँ माँ। पर तुम जानती हो हम कितने गरीब हैं। तुमने ये स्कूटी तो खरीद ली, पर इसकी सर्विस करवाने के लिए, पर्स में पेट्रोल डलवाने के लिए भी तो तुम्हें पैसे खर्च करने होंगे, तो वो कैसे करोगी? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ कर लेंगे। फिलहाल तो हम स्कूटी को चलाना चाहते हैं। ठीक है, मैं बड़ी हूँ, पहले मैं चलाती हूँ, फिर तुम चारों भी एक एक करके राइड ले लेना। देख रही हो अंजना, हमारी छोटी सी चुड़ैल बच्चियाँ अब बड़ी हो गई, अपनी ख्वाहिशों को खुद ही पूरा कर सकती हैं। तभी पांचों बारी बारी से स्कूटी चलाती हैं। अगले दिन सुधा स्कूटी ले जाती है, जहां वो पहले नागिन की तरह बल खाते हुए स्कूटी चलाकर एक भूत की बाइक में ठोक देती है, जिससे वो गिर जाती है। अरे क्या बात है, तुम्हें ठीक से गाड़ी या स्कूटर चलाना नहीं आता क्या? टक्कर तुमने मारी है, तुम्हें नहीं आता चलाना पागल चुड़ैल औरत। अबे चलना, सड़े हुए मैदा के कीड़े, काले बदबूदार केले के सड़े हुए छिलके, हुर्र हुर्र। शाम को रागिनी कहती है, दीदी अब मैं चलाऊंगी, मुझे चाबी दो स्कूटी की, मुझे असाइनमेंट देने जाना है। जल्दी आना दीदी और तेल डलवा देना, मुझे नहीं पता पेट्रोल पंप, मुझे कल कॉलेज लेकर जाना है। हाँ ठीक है। अरे बेटा मुझे भी लेकर चल, बाजार से कुछ लाना है। अपनी चुड़ैल माँ को रागिनी बाजार ले जाती है तो अंजना कहती है, अरे वाह बेटा, इस पर बहुत मजा आ रहा है बैठने पर। देखा माँ, हमें कितनी आसानी हो रही है स्कूटी लाने के, ऐसे ही हम पिताजी को भी ले जाते हैं। तभी दोनों अपना काम निपटाकर घर लौटती हैं। अगले दिन जब कीर्ति कॉलेज स्कूटी लेकर जा रही थी तो रागिनी कहती है, अरे कीर्ति, मैं इसमें तेल डलवाना भूल गई, याद से तुम डलवा लेना। मैंने कहा था ना आपको, मुझे नहीं पता है पेट्रोल पंप, फिर भी लेट करवाना है आपको तो मुझे कॉलेज के लिए। पैसे आप दो, मैं नहीं दूंगी स्कूटी के पैसे। इस तरह दोनों में स्कूटी के लिए लड़ाई होने लगती है। फिर कीर्ति पेट्रोल पंप पहुंचकर तेल डलवा लेती है। वो जा रही थी तो रमन भूत उसकी स्कूटी का स्टैंड देखकर कहता है, ओ चुड़ैल मैडम, स्टैंड। अच्छा। तभी वो स्कूटी चलाते हुए खड़ी हो जाती है। रमन उसे फिर से टोकता है तो खड़ी होकर ही स्कूटी आगे ले जाती है और रमन कहता है, लगता है इसका दिमाग घुटनों में है, स्टैंड निकला हुआ है और बेवकूफ खड़ी होकर स्कूटी ले गई पागल औरत। ऐसे ही पांचों चुड़ैल बहनें बारी बारी से स्कूटी चलाती हैं। एक दिन चांदनी की दोस्त बस स्टैंड पर उसका वेट करती है और रोकने को कहती है, लेकिन वो पैरों से ब्रेक लगाकर आगे पहुंच जाया करती थी। अरे पागल, ब्रेक दबाना, पैरों से क्यों स्कूटी रोकती है? मैं दोबारा घूम कर आती हूँ, तो रुका, बच्चे से रोकूंगी। वो दोबारा स्कूटी लेकर आती है। अबे खजूर की अम्मा, पापा की परी, लगाना ब्रेक, रुक 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 रुक। शेफाली चुड़ैल उसे जितनी बार बोलती वो उतनी बार पैरों से ब्रेक लगाने की कोशिश करती थी। टाइम पर स्कूटी की सर्विस और उसमें तेल नहीं डलवाया करती थी, जिसकी वजह से अक्सर पांचों आपस में लड़ा करती थी। ये देखकर राका भूत कहता है, देख रहा हूँ पांचों बहुत देर से लड़े जा रही हैं स्कूटी के पीछे। अगर ऐसे ही लड़ती रहोगी तो मैं स्कूटी को बेच दूंगा, या तो पांचों इसकी जिम्मेदारी लो और हर रोज चेक करके चलाओ। पापा मैंने 2 बार स्कूटी में तेल डलवाया, हमेशा मैं ही करूंगी क्या? इन चारों को भी समझना चाहिए। मैंने भी इसकी एक बार सर्विस करा दिया, अब मैं कितने पैसे खर्च करूं? उनके पास भी पैसे हैं, ये चलाती हैं, तो क्या ये नहीं करवा सकती सर्विस? नहीं मानोगे तुम अब भी? लाइसेंस आरसी बनवा ली इसकी। बनवानी है पापा, रागिनी चांदनी को बोलो वो जाएं। देखा पिताजी, ये काम भी हम पर थोप रही है। कितना लड़ती हो तुम पांचों, सुधर जाओ और समय से जरूरी कागज बनवा लो, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी आगे चलकर। करवा लेंगे माँ हम, आप दोनों हाइपर मत होइए। इस तरह से सब शांत होकर अपना काम करने लगती हैं। पांचों इसके जरूरी कागज बनवाना भूल जाती हैं और एक दिन रागिनी राका को लेकर दुकान पर जा रही थी, पर टाइम पर सर्विस न करवाने से स्कूटी में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे सामने की आती बस से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और राका की चोट लग जाती है। वहीं रागिनी के सिर्फ माथे पर चोट लगती है। तभी भूतिया हवलदार उन्हें संभालता भी है और लाइसेंस मांगता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, लाइसेंस बनवा नहीं पाई, आप पहले पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने दीजिए, उनके बहुत खून बह रहा है।
नाम बताओ अपना, तुम्हारा चालान कटेगा। हवलदार उसका नाम नंबर सब लेकर चालान काटता है और उसके पिता को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसके सिर और दोनों हाथों में पट्टियां बंधी थी। अंजना चुड़ैल रो रही थी। देखो, तुम्हारी स्कूटी की वजह से तुम्हारे पिता की क्या हालत हुई है। उन्होंने तुम्हें इतना समझाया, फिर भी कुछ अकल नहीं आई तुम्हें। माँ, हमें माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं माँ, ये मेरी गलती है, हमने ही इसकी सही से सर्विस नहीं कराई। नहीं माँ, सबकी गलती है। अगर हम पांचों ध्यान रखती तो पिताजी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमारी वजह से हो गया, लेकिन अब से हम ध्यान रखेंगे। देखा, गैर जिम्मेदारी स्कूटी चलाने का क्या हर्जाना भुगतना पड़ा। अब तो तुम्हें समझ आ गई होगी। जी पिताजी। इस तरह पांचों चुड़ैल बहनों को स्कूटी चलाने का सबक मिल जाता है और अब से वो घर की जिम्मेदारी निश्चित रूप से उठाती हैं। साथ ही स्कूटी की टाइम पर सर्विस कराती हैं और अपनी जरूरी कागजात बनवाकर स्कूटी चलाती हैं।